नमस्कार मित्रों। आज प्रस्तुत है आपके लिए पुष्पा सक्सेना जी की लिखी उनकी कहानी उसके हिस्से का पुरुष। कहानी शुरू करते हैं मित्रों। सुप्रिया आई है। गूंज बनकर बात पूरे ऑफिस में फैल गई थी। सभी उसे देखने, उससे बात करने को उत्सुक थे। अधिकांश के हृदय में भारी उत्कंठा थी। देखें उसकी प्रतिक्रिया क्या है। पत्नी की तरह ढांढे मारकर रोएगी, प्रेमिका की तरह रुमाल में सिसकी पोंछेगी या स्तब्ध रह जाएगी। सुप्रिया और मानस का प्रेम खुली किताब की तरह था। अपने संबंधों को ना उन्होंने कोई नाम दिया, ना छिपाया। जिसने जैसा चाहा सोचा, अपनी दृष्टि से देखा और उनके अनाम रिश्ते को अपना नाम दे डाला। दोनों की इस सबसे निर्लिप्तता सबको अधिक कष्ट देती थी। एक पुत्र के पिता मानस का सुप्रिया से प्रेम सबके आक्रोश का कारण था। निहायत अंतर्मुखी मानस के विषय में लोग बहुत कम जानते थे। वहीं मानस सुप्रिया के साथ इतना घनिष्ठ कैसे हो गया, सबके आश्चर्य का विषय था। कार्यालय का पुस्तकालय मानस का दायित्व था। बच्चे की तरह इसे उसने सहेजा संवारा था। अपनी मेहनत और मेधा से पुस्तकालय में कंप्यूटरी सुविधाएं उसने जिस शीघ्रता से उपलब्ध कराईं कि सब विस्मित हो देखते रह गए थे। सुप्रिया के आने के पूर्व मानस का अधिकांश समय पुस्तकालय में ही बीतता था। अस्पताल से मानस का शव उसके घर ले जाया गया था। कार्यालय के बहुत से लोग मातम पुरसी को पहुंच चुके थे। गाड़ी से मानस का नश्वर शरीर उतारा जा रहा था। पत्नी गंगा स्तब्ध देख रही थी, मानो वह त्रासदी किसी और के साथ घटी थी। बेटे को किसी पड़ोसी के घर भेज दिया गया था। घर में मानस के परिवारजनों के पते खोजने के लिए डायरी की खोज हो रही थी। मिसेज भल्ला को मानस के कागज फाइलें छूते देख गंगा ने अपरिचित आवाज़ में कहा था, वह नाराज़ होंगे, उनकी कोई चीज़ छूना मना है, क्या चाहिए आपको। किसी ने समझाना चाहा था, घर वालों को खबर की जानी चाहिए, उनके पते चाहिए, वही खोज रहे हैं, आप परेशान ना हो, हम उनकी डायरी देख रहे हैं। नहीं नहीं, वो हम पर नाराज़ होंगे, उनकी डायरी नहीं छूनी है किसी को। गंगा के स्वर में मानो आतंक था। गीता जी ने फिर प्रयास किया था, ठीक है, हमें डायरी नहीं चाहिए, पर उनके परिवारजनों का पता तो बता दीजिए, उन्हें बुलाना ज़रूरी है ना। किसी को नहीं बुलाना, कोई नहीं है उनका। गंगा जैसे अपने आप में नहीं थी। देखिए, आप इस समय दुख में हमारी बात समझ नहीं पा रही हैं। आपका बेटा अभी बहुत छोटा है। इस मौके पर उनके परिवार से किसी का होना बहुत ज़रूरी है। नागेश्वर जी ने गंगा को समझाना चाहा। कहा ना, उनका कोई नहीं है। गंगा अडिग थी। ऑफिस के लोग इस स्थिति के लिए कतई तैयार नहीं थे। शायद अतिशय दुख ने गंगा को विक्षिप्त सा कर दिया था। हार कर मानस के 7 वर्षीय पुत्र से पूछा गया था, मुन्ना, तुम्हारे पापा का घर कहाँ है? उनका पता कहाँ रखा है, जानते हो? पापा का घर नहीं है। माँ कहती है पापा तो नाना के घर रहते थे ना। नन्हे बालक के उत्तर से कुछ आशा जागी थी। हाँ हाँ मुन्ना, अपने नाना के घर का पता जानते हो? कहाँ रहते हैं नाना जी? चंद्रनाथ जी आगे बढ़ आए थे। कल नाना की चिट्ठी आई है, हमें ढेर सी चीज़ें लाएंगे नाना, दिखाऊं उनकी चिट्ठी? कुछ ही पलों में घर से नाना का पत्र ले आया था मुन्ना। अपने लिए लाई जाने वाली सामग्री की लंबी लिस्ट दिखाता नन्हा बालक कितना उत्साहित था। लिफाफे पर नाना का पता, गांव सब लिखा हुआ था।
थोड़ी ही देर बाद मानस के ससुर को उनके एक्सीडेंट में मृत्यु की सूचना का तार भेजा जा चुका था। उतनी दूर से अंतिम संस्कार के समय तक उनका पहुंच पाना कठिन था। निर्णय गंगा ने ही लिया था। जो सब बंधन तोड़ गया उसके लिए किसी की प्रतीक्षा क्यों? वस्तु स्थिति से सर्वथा निरपेक्ष गंगा न रोई न चिल्लाई। शायद गहरे सदमे से उसे उबारने के लिए किसी ने डॉक्टर बुला लिया था। एक भी आंसू नहीं गिराया है डॉक्टर, गहरा आघात पहुंचा है इन्हें, एक पड़ोसिन ने कहना चाहा था। कुछ नहीं होगा मुझे डॉक्टर, बहुत प्यार किया है जिंदगी ने मुझसे। शांत स्वर में अपनी बात कह गंगा शून्य में निहारती रह गई थी। निरुपाय डॉक्टर चले गए थे। पड़ोस की स्त्रियां रोने का उपक्रम करती रहीं, पर गंगा निर्विकार बैठी मानस की अंतिम क्रियाएं संपन्न होती देखती रही। लोग फुसफुसा रहे थे, उम्र ही क्या थी बेचारी की, कैसी काटेगी पहाड़ सी जिंदगी, बेटा तो अभी नादान है। कुछ दबी दबी बातें उभर रही थी। कौन सा सुख जाना है, कच्ची उम्र से ही सौत का दुख भोग रही है। मानस का अंतिम संस्कार कौन करेगा, क्या नियम विधान है? अचानक मानस के जाति बंधु और कुछ परिचित वहाँ से खिसक लिए थे। जो व्यक्ति उन्हें बुलाने गया उसे अप्रत्याशित उत्तर मिला था, मानस जाति से बहिष्कृत है, हम उसके दाह संस्कार में सम्मिलित नहीं हो सकते। पर इस समय तो सारे भेदभाव भुलाकर आपको हमारी मदद करनी चाहिए। तुम हमारे आचार विचार नहीं जानते इसलिए कह सकते हो। हमें अपने बच्चों का भविष्य देखना है, हम बिरादरी से बाहर की बात नहीं करेंगे। हमें क्षमा करो भैया। हाथ जोड़ उन्होंने द्वार बंद कर लिए थे। अंततः ऑफिस के लोगों ने नन्हे बेटे का हाथ छुआ, मानस के शरीर को अग्नि को समर्पित कर दिया था। हाय रे नन्ही सी जान को ये दिन भी देखना था। स्त्रियां संवेदना जता रही थीं, पर गंगा तो प्रस्तर प्रतिमा बन गई थी। 2 दिन बाद पहुँचे वृद्ध पिता को देख सब सहम गए थे। बुढ़ापा खराब हो गया बेचारे का। बेटी गंगा की ओर ताकते पिता के चेहरे की झुर्रियाँ और गहरी हो गई थीं। हे भगवान, क्या सोचा क्या हुआ? चिंता ना करें, आपकी बेटी को ऑफिस में नौकरी मिल जाएगी। हम सब यहाँ हैं, हम आपकी बेटी की पूरी देखरेख करेंगे। लोग वृद्ध पिता को सांत्वना दे रहे थे। मानस के विभागाध्यक्ष ने हर प्रकार की सहायता का आश्वासन दिया था। मुंह नीचा किए वृद्ध सबकी सुनते रहे। कभी कभी अश्रुपूर्ण नयन अंगोछे से पोंछ नाती को देख रो उठते। नाना उसके लिए कोई सामान नहीं लाए थे। लंबी रेलगाड़ी की बात वह मित्रों को भी बता चुका था। नाना, हमें यहाँ अच्छा नहीं लगता, हम तुम्हारे साथ चलेंगे। ये लोग पापा को ले गए नाना। हाँ बेटा, हम वापस चलेंगे। एक उसास छोड़ वृद्ध नाना मौन हो गए थे। नेत्रों के समक्ष चलचित्र सदृश रीलें घूम रही थीं। गांव के विद्यालय के अध्यापक पंडित जी के आकस्मिक निधन पर बेसहारा मानस को 4 वर्ष की आयु से उन्होंने पाला था। सरस्वती का जितना ही अगाध भंडार पंडित जी के पास था, लक्ष्मी उतनी ही उनसे विमुख रही। आसपास के बच्चों को जोड़ बटोर के पंडित जी उन्हें पढ़ाते थे, वरना उस गांव में शिक्षा का उतना सम्मान कहाँ था। आज तो पंडित जी के पढ़ाए बच्चों में से कुछ उच्च अधिकारी भी बन चुके हैं। मानस को जन्म देते ही पंडितानी स्वर्ग सिधार गई थी। उस दारिद्र्य में मानस पंडित जी का रत्न था। शांत, बुद्धि प्रदीप्त चेहरा, कंचन सा रंग, सबका मौन मोह लेता था। पंडित जी के अचानक निधन पर मानस के लालन पोषण की समस्या उठ खड़ी हुई थी।
पंडित जी के दूर दराज के रिश्तेदारों में भी मानस का दायित्व उठाने वाला कोई नहीं था। उन्हीं की उंगली पकड़ मानस उनके घर आ गया था। कुछ एक जाति धर्म के ठेकेदारों ने नाक भौं सिकोड़ी, पर मानस का दायित्व लेने की पहल किसी ने नहीं की थी। उनकी स्नेह छाया में मानस बड़ा होता गया। बचपन से ही मानस सबसे अलग अंतर्मुखी प्रकृति का था। उसकी प्रखर बुद्धि और शालीन व्यवहार ने उन्हें मुग्ध किया था। एकमात्र पुत्री गंगा के लिए उससे उपयुक्त वर और कौन होगा। बाधा उनकी जाति थी। मानस उच्च कुलीन ब्राह्मण और वे स्वयं उसके पांव पूजने वाले यजमान। इस विराट विश्व में मानस नितांत अकेला था। अतः विवाह के समय जाति भेद को उठाने वाला कौन होगा। पर उनकी धारणा कितनी गलत सिद्ध हुई थी। सुपात्र मानस को अपनी कन्या देने वाले कई परिवार सामने आ गए थे। उनकी पुत्री गंगा से मानस के विवाह की बात का कड़ा विरोध किया गया था। सबकी चुनौतियों के विरोध में वे दहाड़ उठे थे। कहा गया था, ये उच्च कुल का अभिमान, जब उसे पालने को कोई आगे नहीं आया था। आज उस पर अधिकार जमाते लाज नहीं आती। उनकी दहाड़ पर लोग चुप भले ही हो गए, पर दंड मानस को भुगतना पड़ा था। ये बात बहुत दिनों बाद उन्हें ज्ञात हो सकी थी। उच्च कुलीन परिवारों ने मानस को जाति से बहिष्कृत कर दिया था। देखने में अनिध्य सुंदरी गंगा का पढ़ाई में मन कभी नहीं लगा था। किसी तरह 10वीं कक्षा उत्तीर्ण कर वह घर बैठ गई थी। मानस से जब उन्होंने गंगा के साथ उसके विवाह की बात की थी तो उसका मुख विवर्ण हो उठा था। पितृतुल्य पालक की आंखों में निराशा आशंका गहराती देख उसने सहज सधे स्वर में कहा था, आप जो आदेश दें मुझे स्वीकार होगा। चाह कर भी वे पूछने का साहस नहीं कर सके थे, तुम्हारा अपना मन क्या कहता है मानस। ये स्वीकृति सिर्फ मेरी आज्ञा का पालन भर है ना। क्या वे उसकी बात सहज मान ही गए थे। सब कुछ जानकर भी उन्होंने अपने को धोखा दिया था। गंगा जैसी अति सामान्य बुद्धि वाली लड़की भला मानस की प्रखरता झेलने योग्य थी। संदेहों अपवादों को झुटला उन्होंने दोनों का धूमधाम से विवाह किया था। उन्हें लगता विवाह के बाद मानस और ज़्यादा गंभीर होता जा रहा था। एक दिन गंगा से पूछा भी था, क्या बात है बेटी, मानस बहुत चुपचाप रहता है। वह तो हमेशा से ही ऐसे हैं बाबूजी, आपको व्यर्थ भ्रम हो रहा है, कहती गंगा हंस दी थी। पता नहीं वह पगली लड़की मानस की बातें समझ भी पाती है। इसी कारण वे मानस के प्रति और अधिक उदार और सस्नेही हो उठे थे। मानस के अकेलेपन का रहस्य भी उन पर ही खुला था। दिनेश के विवाह में तुम नहीं गए मानस। नहीं। क्यों, वह तो तुम्हारा घनिष्ठ मित्र है। जी, फिर मैं आमंत्रित नहीं हूँ बाबूजी। क्यों? उनका स्वर विस्मय से भर आया था। दिनेश के घर वालों को मेरी उपस्थिति प्रिय नहीं। तभी उन्हें याद आया था दिनेश की भतीजी के विवाह का प्रस्ताव भी तो मानस के लिए आया था। उसके बाद धीमे धीमे उन्हें पता लगता गया, मानस के मित्र भले ही उसे सच्चे हृदय से स्वीकारें, उनके रूढ़िवादी परिवार उसे नीची दृष्टि से देखते हैं। उनका कुल उनकी तुलना में नीचा जो था। मानस की गंभीरता उन्हें व्यथित करती, पर वे निरुपाय थे। काश गंगा मानस की पूर्णता बन पाती। उनके कार्य का प्रतिशोध लोगों ने भी मानस से लिया था। उस रूढ़िवादी समाज में मानस को कितना अपमानित होना पड़ा होगा, इस पर उन्होंने कभी ध्यान ही नहीं दिया। बेहद उदार निर्लोभी भोले मानस की
लालची के रूप में खिल्ली तक उड़ाई जाती थी। रुपयों के लालच में उसने गंगा से विवाह किया। प्रायः लोग व्यंग करते रहते। इन सब के ऊपर गंगा से उसे कौन सा मानसिक संतोष मिल पाता होगा। पिता की दुलारी सिर चढ़ी गंगा को तो बस अच्छे वस्त्र आभूषण और भोजन से ही मतलब रहता था। युवती गंगा का बचपना कभी कभी उन्हें तक विचलित कर जाता था। जब मानस एक पुत्र का पिता बना तो उसके शांत निर्विकार चेहरे को देख वृद्ध सोच में पड़ गए थे। उन आनंद के क्षणों में वैसी उदासीनता, क्या पुत्र के प्रति आने वाले दायित्व चिंतित कर रहे हैं मानस? वृद्ध ने विनोद करना चाहा था। आपके रहते कैसी चिंता बाबूजी। क्या नाम दोगे बेटे को? जो आपको रुचिकर होगा। हाँ बाबूजी, इसको नाम तो आपको ही देना होगा। गंगा मचल उठी थी। मानस की आहत दृष्टि पहचान वृद्ध ने फिर कहा था, कोई नाम तो सोचा होगा मानस। मानस के उत्तर के पूर्व ही गंगा बोल पड़ी, नाम आप ही दें बाबूजी। विवेकानंद कैसा रहेगा मानस? उतना लंबा नाम कैसे पुकारूंगी? विवेक ही काफ़ी नहीं है बाबूजी। मानस के उत्तर की गंगा ने तनिक भी प्रतीक्षा कहाँ की थी। क्यों मानस? उनकी प्रश्नवाचक दृष्टि मानस पर निबद्ध थी। ठीक है, पुत्र के नाम के प्रति इतनी तटस्थता क्यों मानस? तुम्हारी इच्छा अनिच्छा इस विषय में महत्वपूर्ण है। मेरा सब कुछ तो आपका दिया है बाबूजी। मैं अकिंचन किसी को दे ही क्या सकता हूँ, वो भी नाम जैसी चीज़। कैसी बातें करते हो मानस? मेरा सब कुछ तुम्हारा ही तो है। जी। संक्षिप्त उत्तर के साथ शायद एक अवसादपूर्ण मुस्कान होठों पर तिर आई थी। उस दिन भी वे उसकी बात का मर्म कहाँ समझ सके थे। तो विवेक ही तय रहा। मेरा विवेक। गंगा ने नवजात शिशु का मुख चूम लिया था। नन्हे से विवेक को गोद में उठाए उसका प्यार दुलार करते वृद्ध जी उठे। दिन रात नाती के प्यार दुलार में डूबे वे और माँ गंगा मानस को तो भुला ही बैठे थे। मानस ने जब उन्हें अपनी दूर शहर में नियुक्ति की सूचना दी तो वे चौंक उठे थे। क्या तुम इतनी दूर जाना चाहते हो? लेकिन क्यों? क्या यहाँ कोई कमी है बेटा? जी, कमी की बात का तो प्रश्न ही नहीं उठता, पर संसार का अनुभव पाने के लिए घर के बाहर भी तो जाना चाहिए बाबूजी। भगवान का दिया सब कुछ तो है, जितना चाहो घूमो फिरो, पर तुम्हारी ये घर छोड़कर नौकरी वाली बात मेरी समझ में नहीं आती मानस। घर तो आपके पास ही रहेगा। गंगा और विवेक को आपकी आज्ञा पर ही ले जाऊंगा बाबूजी। मानस उनके भय को पहचानता था। आश्वस्ति की सांस ले उन्होंने नाती को सीने से लगा लिया था। ठीक है, अगर तुमने जाने का निर्णय ले ही लिया है तो प्रभु तुम्हारी रक्षा करे। गंगा को बताया। गंगा को आप ही समझा लें बाबूजी। आशीर्वाद दीजिए किसी योग्य बन सकूं। पितृतुल्य ससुर की चरण धूलि लेते मानस का भी स्वर रुद्ध हो उठा था। मानस का जाना गंगा को अच्छा नहीं लगा था, पर पिता का लाड़ दुलार और सुख सुविधाएं एकाएक छोड़ पाना संभव भी नहीं था। मानस की सीमित आय में उन सुख सुविधाओं की कल्पना भी व्यर्थ थी। मानस को न जाने देने की चेष्टा में उसने मनुहार भी की थी, पर मानस ने अपना निर्णय दृढ़ स्वर में सुना दिया था। बहुत दिन बाबूजी पर बोझ बनकर रह लिया। अब अपना और अपने परिवार का दायित्व उठाना मेरा कर्तव्य है गंगा। मेरा सब कुछ तुम्हारा है, पर इसी सीमित आय में काम चलाना होगा। बाबूजी से और अधिक ले पाना अब मेरे लिए संभव नहीं है गंगा। क्या कह रहे हो बाबूजी? क्या पराए हैं? हमारे सिवाय उनका और है ही कौन? गंगा के बड़े बड़े नयन अश्रुपूर्ण थे।
उन्होंने जो दिया है उससे ऋण हो पाना तो असंभव है, पर उनकी पुत्री का भरण पोषण करने योग्य बन सकूं, यह देख वह प्रसन्न ही होंगे। छी, ऐसा कहकर तो तुम बाबूजी का अपमान कर रहे हो। तुम जितना वेतन घर लाओगे उतनी तो तुम्हें बाबूजी से पॉकेट मनी मिलती है। उनका सब कुछ हमारा ही तो है ना। हमेशा हमने बाबूजी से लिया ही तो है गंगा। कभी मुझसे भी कुछ लेकर देखो, बहुत सुख पाओगी। मेरी सीमित आय पर तुम्हारा एकमात्र अधिकार होगा। मंद स्मित तैर आया था मानस के अधरों पर। तुम्हारी बातें मेरी समझ के बाहर हैं। यहाँ रहकर भी तो बाबूजी का हाथ बटा सकते हो। क्या कष्ट है यहाँ जो बाहर भाग रहे हो। गंगा झुंझला उठी थी। बाबूजी वट वृक्ष हैं, उनकी छाया बहुत शीतल है, पर उसमें मैं पनप नहीं सकता गंगा। काश तुम मेरी बात समझ पाती। हल्की सी उसास छोड़ी थी मानस ने। वृद्ध के माथे की लकीरें गहरी हो उठी। सचमुच वह पगली कहाँ समझी थी मानस की बात। बेटी ही को क्यों अपराधी ठहराएं। वे स्वयं भी क्या अपने मानस की थाह पा सके थे। आज मानस की डायरी उसके विभागाध्यक्ष दे गए हैं। उसकी अलमारी खोली गई थी। व्यक्तिगत पत्रों के साथ यह डायरी भी मिली थी। अच्छा होता डायरी उन्हें ना दी जाती। डायरी हाथ में आने पर उसे ना खोलना उन्हें संभव लगा था। पहले पृष्ठ से अंत तक वे पढ़ते गए थे। घर से इतनी दूर आना एक अनुभव है। जब से होश संभाला है अपने को पराश्रित पाया है। दूसरों की दया पर पला बढ़ा, जिसकी अपनी आशाएं आकांक्षाएं सब उधार की हैं। बाबूजी के अपार स्नेह में भी दया की करुणा नज़र आती है। और मेरी पत्नी गंगा, उसका जीवन सहज स्वाभाविक नदी सा है। पिता और पति के कगारों के बीच निश्चल बहती धारा। पिता की उदारता मुझे देखकर वह परितृप्त है। पति नामधारी मानस, जिसका सब कुछ उसके पिता के उपकारों तले दबा है। अपनी हर आवश्यकता के लिए गंगा पिता पर निर्भर है, पिता की दया पर आश्रित। मानस भी कभी उसकी आवश्यकता पूर्ण कर सकता है, शायद वह यह बात सोच भी नहीं सकती। अन्यमनस्क वृद्ध पृष्ठ पलटते गए थे। एक पृष्ठ पर दृष्टि गड़ गई थी। आज उस नई लड़की ने सहायक लाइब्रेरियन के रूप में ऑफिस ज्वाइन किया है। कितनी डरी डरी सी लग रही थी। मिश्रा बता रहा था, कलकत्ता ऑफिस के मिस्टर दयाल की बेटी है। हार्ट अटैक में पिता की अचानक मृत्यु हो जाने के कारण उसे ये नौकरी दी गई है। सर, मैंने इसके पहले कहीं काम नहीं किया है। आपकी गाइडेंस चाहिए। मैं जल्दी ही सीख लूँगी। आत्मविश्वास से पूर्ण दृष्टि मुझ पर निबद्ध थी। हाँ, कोई प्रॉब्लम हो तो बताइएगा। यहाँ का काम बहुत आसान है। मन लगाकर करेंगी तो कुछ भी कठिन नहीं लगेगा। थैंक यू सर। आँखों में जैसे दीप जल उठे थे। दूसरे दिन मानो उसकी मैं प्रतीक्षा सी कर रहा था। उसके आने से कमरा कुछ ज़्यादा ही आलोकित हो उठा था। सर, आप किसी अच्छी जगह रहने के लिए एक कमरा दिला सकते हैं? मेरी मेज के पास खड़ी सुप्रिया कुछ परेशान सी थी। कमरा? क्यों? यहाँ कोई परिचित नहीं है? नहीं, माँ अक्सर बीमार रहती हैं। कलकत्ते में मौसी उन्हें संभाल लेती हैं। कलकत्ते में भाई की पढ़ाई चल रही है। उसे तो वहाँ रहना ही होगा। मुझ अकेली के लिए बस एक कमरा ही काफ़ी होगा। उदास मुस्कान बिखर आई थी सुप्रिया के शुष्क होंठों पर। ठीक है, देख कर बताऊँगा। अभी कहाँ रह रही हो? वर्किंग वीमेंस हॉस्टल में। फिर वहाँ क्या कष्ट है? ऑफिस से हॉस्टल बहुत दूर पड़ता है ना सर। आने जाने में 2 घंटे व्यर्थ चले जाते हैं। पढ़ाई के लिए समय ही नहीं मिल पाता। क्या पढ़ रही हैं आप? हिंदी साहित्य में शोध कार्य कर रही हूँ।
विषय क्या रखा है? स्वतंत्रोत्तर उपन्यासों में प्रेम तत्व। विषय बताते सुप्रिया का मुख शायद आरक्त हो उठा था। अच्छा हो शोध कार्य के पूर्व पत्राचार पाठ्यक्रम की सहायता से लाइब्रेरी साइंस की परीक्षा पास कर लें। ये डिग्री आपको ज़्यादा उपयोगी रहेगी। ना जाने क्यों स्वर रुद्ध हो उठा था। जी, मैंने कभी सोचा नहीं था किसी कार्यालय में नौकरी करूंगी। मैं लेक्चरर बनना चाहती थी सर। सुप्रिया का स्वर उदास था। जो चाहा जाए वह हमेशा पूरा तो नहीं होता मिस सुप्रिया। स्वर में तनिक आक्रोश झलक आया था। एक बात कहूँ सर, आप कभी कभी बहुत आक्रोश में लगते हैं, जैसे किसी से नाराज़ हों। मैं अपने आप से नाराज़ हूँ सुप्रिया जी, आप मेरी चिंता ना करें। आप मुझसे इतने बड़े हैं सर, फिर मुझे आप कहकर क्यों संबोधित करते हैं सर? ये ऑफिस है सुप्रिया जी, यहाँ रिश्ते नहीं जोड़े जाते। पारस्परिक सौहार्द बना रहे काफ़ी है। कुछ दिनों में यह सत्य जान जाएंगी। अपमान से सुप्रिया का मुंह कुम्भला गया था। क्यों, कभी कभी मैं इतना कठोर क्यों हो उठता हूँ? वृद्ध पिता से मिलने कोई सज्जन आए हैं। नाती विवेक सूचित कर खेलने भाग गया था। सावधानी से डायरी बिस्तर के नीचे रख वे बाहर चले गए थे। मानस के सहकर्मी शोक संवेदना प्रकट कर चले गए थे। मानस की सभी प्रशंसा कर रहे थे। उसके बिना लाइब्रेरी कितनी अपरिचित लगेगी। सबको विदा दे वृद्ध ने डायरी के पृष्ठ पलटे थे। 2 दिनों से सुप्रिया नहीं आ रही है। ऑफिस की सहायिका कला देवी ने बताया था। सुप्रिया दीदी तेज बुखार में पड़ी हैं। बेचारी का यहाँ कोई नहीं है। कल तो दवा हमसे मंगाई थी। कहाँ रहती हैं मिस पाठक? उसी संध्या अपने सामने अचानक मुझे देख सुप्रिया के ज्वर से बोझिल नयन चौंक गए थे। सर, आप कैसी हैं सुप्रिया जी? कला देवी ने बताया आप अस्वस्थ हैं। बस यूं ही, शायद मौसमी बुखार है। माथे पर मेरा हाथ अचानक चला गया था। ना जाने कैसी ममता सी उमड़ आई थी उस असहाय भीरू सी लड़की के लिए। खाने पीने का क्या इंतजाम है? लगता है भूख हड़ताल चल रही है। ऑफिस में खबर क्यों नहीं भेजी सुप्रिया? स्वर में ढेर सा स्नेह उमड़ आया था। सुप्रिया की आंखें भर आई थीं। जी से अधिक वह कुछ बोल कहाँ सकी थी। माथे पर स्नेहपूर्ण हाथ धर मैं मौन सांत्वना ही तो दे सका था। पूरे 8 दिनों बाद आज सुप्रिया का ज्वर छूटा है। इस बीमारी में तो वह एक नन्ही आज्ञाकारी बालिका भर रह गई थी। दवाई देने से पथ्य देने तक का दायित्व मेरा ही था। किस कदर निर्भर हो गई है सुप्रिया मुझ पर। मेरी कही बात उसके लिए वेद वाक्य बन जाती है। यह तो मेरे लिए सर्वथा नवीन अनुभव है। कोई मुझसे इतनी प्रत्याशा रखे, मेरी छाया तले सांस ले। मैं अकिंचन भला किसी को क्या दे सकता हूँ? सुप्रिया है कि हर पल एहसास कराती रहती है कि उसके जीवन के लिए मैं कितना महत्वपूर्ण हूँ। अच्छा लगता है यह एहसास। कितनी संतुष्टि, कितनी तृप्ति। क्या इसी को पुरुष की अहम तुष्टि कहते हैं? डायरी पढ़ना रोक वृद्ध विचार मग्न हो गए थे। डायरी के पृष्ठ खुलते जा रहे थे। हर पल ये एहसास गहराता जा रहा है कि मैं भी कुछ हूँ। सुप्रिया के साथ जीना कितना स्वाभाविक लगता है। गंगा के स्वामिनी और सेवक का स्वभाव क्यों हावी रहता था मुझ पर। सुप्रिया मेरे मन की साड़ी पहनती है। जो रंग मुझे भाता है उसके अलावा दूसरा रंग नहीं खरीदती। मनुहार करके मेरा मनपसंद खाना बनाती है। वहाँ तो भोजन भी बाबूजी के मन का खाना पड़ता था। अपने लिए इतना आयोजन एक अनजानी पुलक भर देता है। ये मुझे क्या होता जा रहा है? सुप्रिया के बिना शायद जीवन जी ना सकूं, पर घसीटना तो पड़ेगा। गंगा और अपने पुत्र के प्रति अन्याय कर रहा हूँ मैं। कितनी नासमझ है गंगा। अपने पति को किस विश्वास पर छोड़ निश्चिंत बैठी है।
उसे यहाँ आने को कितनी बार लिख चुका हूँ, पर वह यहाँ आना ही नहीं चाहती। मुझे बुला रही है, मैं वापस उसके पास चला जाऊँ। वह समझती क्यों नहीं, पति को यूँ अकेले छोड़ देना क्या गलत नहीं। चश्मा उतार वृद्ध ने आंखें मूंद लीं। एक आध बार गंगा ने पति के पास जाने की दबे स्वर में इच्छा व्यक्त भी की थी, पर नाती के मोह ने उन्हें अंधा बना दिया था। विवेक के साथ उनका बचपना लौट आया था। नाती और पुत्री के साथ मानस को वह भुला ही बैठे थे। गंगा को भेजा भी तब जब सिर से पानी ऊपर आ गया था। कुछ उड़ती खबरों से वे एक क्षण को विचलित जरूर हुए थे, पर मानस पर विश्वास था, वह अन्याय कभी नहीं करेगा। अनदेखी लड़की पर बेहद क्रोध आया था उन्हें। कौन है ये सुप्रिया? मानस ने लिखा था। आज सुप्रिया ने स्पष्ट कह दिया है, मैं उसकी मांग में सिंदूर भले ही न डालूं, उसने अपने को मेरी पत्नी स्वीकार किया है। यह कैसा धर्म संकट में डाल रही है सुप्रिया। गंगा को तुरंत आने का तार दे दिया है। कुछ खाली पृष्ठों के बाद लिखा था। गंगा के यहाँ पहुँचते ही पड़ोसियों ने अपना पड़ोसी धर्म निभा डाला। 2 दिन तक रो चुकने के बाद बात बात में ताने देती है। बाबूजी ने भी कितने कठोर स्वर में कहा था, अच्छी दुश्मनी निभाई भैया, हमारे उपकार का यही फल देना था। मैंने पहचानने में गलती की। गंगा को समझा बुझाकर बाबूजी गांव लौट गए हैं। घर आने पर गंगा कोंच कोंच कर प्रश्न पूछती है। आसपास कौन है क्या है का भी ध्यान नहीं रखती। घर का वातावरण कलहपूर्ण हो गया है। गलती ना गंगा की है ना मेरी। मेरे अहम को, मेरे पुरुष को मान तो सुप्रिया ने दिया, वरना मैं तो सोया हुआ था। सुप्रिया 3 माह की ट्रेनिंग के लिए दिल्ली जा रही है। कैसे रह सकूँगा उसके बिना। गंगा ने कहीं भी मेरे साथ ना जाने की कसम खा ली है। उसका वश चले तो विवेक को भी मेरे पास ना आने दे। मेरी हर चीज़ तलाशती है। कल एक छोटे से पत्र के टुकड़े को लेकर किस कदर झगड़ा हुआ। मैंने कड़े निर्देश दिए हैं। मेरी अनुमति के बिना मेरी कोई चीज़ छूना सर्वथा निषिद्ध है। विवेक मेरे सामने सहमा सहमा रहता है। कैसे समझाऊं इस नादान को। मेरा सोया पुरुष सिर्फ सुप्रिया को पहचानता है। 1 सप्ताह को सुप्रिया आ रही है। कल शाम की ट्रेन से उसे रिसीव करना है। स्कूटर के ब्रेक ठीक नहीं लगते, उसे ठीक कराना होगा। आज दिन भर पानी बरसता रहा। अब स्कूटर की मरम्मत सुप्रिया के आने के बाद ही कराऊंगा। डायरी का यही अंतिम पृष्ठ मानस के जीवन का भी अंतिम पृष्ठ था। बरसात से भीगी सड़क पर स्कूटर स्किड कर सामने लगे बिजली के खंभे से जा टकराया था। मानस का सिर पूरे वेग से खंभे पर जा लगा था। पास के पान वाले ने गुहार मचा जब तक उसे अस्पताल पहुंचाया। सुप्रिया को रिसीव करने वाले नयन बंद हो चुके थे। स्टेशन कहाँ पहुंच सका था मानस। कार्यालय में पहुंचते ही सुप्रिया को साथियों ने घेर लिया था। सुप्रिया विस्मित थी। कल स्टेशन पर लेने मानस क्यों नहीं पहुंचा? कहीं वह अस्वस्थ तो नहीं? मन नाना चिंताओं से घिरा हुआ था। जो सुना वह अप्रत्याशित, उसे जड़ बना देने को पर्याप्त था। मानस की खाली कुर्सी को एकटक निहारती सुप्रिया ने धीमे से अपनी बिंदी पोंछ पास खड़ी लड़की से कहा था, मुझे उनके घर जाना है नमिता। पास खड़े सहकर्मियों के मध्य दबी उत्सुकता कुल बुला रही थी। कई शुभचिंतक उसे मानस के घर तक पहुंचाने आगे बढ़ आए थे, पर सुप्रिया ने दृढ़ स्वर में कहा, उनका घर मेरे लिए अपरिचित नहीं, अच्छी तरह रास्ता जानती हूँ। आप लोग व्यर्थ अपना समय नष्ट ना करें। खिसियाए चेहरों पर आक्रोश परिलक्षित था। देखो तो लड़की का दुस्साहस, एक तो चोरी, उस पर सीना जोरी।
सधे कदमों से मानस के घर की सीढ़ियां चढ़ सुप्रिया ने झुक कर वृद्ध पिता के चरण छुए थे। गंगा की ओर ताक दृढ़ स्वर में सुप्रिया ने कहा था, तुम्हारी अपराधिनी मैं हूँ दीदी, जो चाहे दंड दे दो। एक ही प्रार्थना है, मेरा न्याय करते इतना जरूर याद रखना, तुम्हारा सम्मान अक्षुण्ण है, तुम सबकी सहानुभूति की पात्र हो और मैंने अपना मान सम्मान सब कुछ खोकर जो पाया था, आज उसकी राख भी शेष नहीं। क्या इससे बड़ा कोई और दंड होगा? सुप्रिया की सूनी दृष्टि में अपनी छाया निहारती गंगा उसे गले से लिपटा जोर से रो पड़ी थी। मित्रों, आशा करती हूँ कहानी आपको पसंद आई होगी। अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद। कृपया चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।